ईंधन में होते हैं हाइड्रोकार्बन सर। इस हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन बीच में होता है और आइट साइड उसके हाइड्रोजन लगी होती है। ताकत हाइड्रोजन में है, ताकत हाइड्रोजन में है। कार्बन उस धागे का काम करता है जिसको हम गुलाब के फूल की माला कहते हैं। गुलाब के फूलों को पिरोने के लिए धागा चाहिए। जब तक धागा लगा हुआ है गुलाब की माला है, जिस समय धागा निकल गया तो खाली गुलाब के फूल है, फिर माला नहीं है। तो जैसे धागे को धागा पकड़ के रखता है माला को या गुलाब के फूलों को, वैसे इन सारे हाइड्रोजन पकड़ रखता है ये चेन जो है कार्बन चेन। कार्बन जलने के काम नहीं आती, खाली इनको पकड़ के रखने काम आती है। जैसे एक माई मेले में गई, एक हाथ में राम था एक हाथ में श्याम था, और माई कहीं खो गई, इसका मतलब दोनों बच्चे भी खो गए। ठीक इसी तरह जब तक ये ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो जाए, इनको पकड़ के रखने का काम करती है कार्बन। ये कार्बन के गुच्छे एक नहीं होते, अनेक गुच्छों से एक बनता है क्लस्टर। वो क्लस्टर जाकर के आग में जूझता है तो उसके ऊष्मा से ऊर्जा मिलती है, तो पिस्टन को धकेलते हैं, फिर ऊपर आती है, फिर धकेलते हैं, इस तरीके से गाड़ी चलती है। तो ईंधन काम आता है, पेट्रोल हो या डीजल हो या केरोसिन, इस चीज को मूव करने में। वहां पर हम ईंधन को और अच्छा कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं कि यही हाइड्रोकार्बन ये जब हवा मिलेगा तभी चलेगा, लेकिन हवा जितनी ज्यादा भीतर जा पाएगी उतना ईंधन बेहतर चलेगा। जैसे 5वीं क्लास में पढ़ा हमने, एक बीकर लीजिए, उसमें आधा पानी भर दीजिए, बीचों बीच मोमबत्ती जलाइए, उसके ऊपर कांच की ग्लास को उल्टा रख दीजिए। कुछ देर के लिए पानी का स्तर बढ़ेगा और उसके बाद में मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी मोमबत्ती? क्योंकि कोई भी ईंधन बिना हवा के नहीं चलता। तो ईंधन को हवा चाहिए, क्योंकि ईंधन में कार्बोहाइड्रेट की तरह ऑक्सीजन नहीं है, ये खाली हाइड्रोजन और कार्बन ही है। तो कार्बोरेटर से आती है हवा, वो हवा इसको स्पार्क प्लग से आता है स्पार्क, कार्बोरेटर से आती है हवा, और पेट्रोल टैंक से आता है नोजल से फ्यूल। इन तीनों के मिश्रण से आग लगती है, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती है, उष्णा उसके प्रेशर को पिस्टन को नीचे धकेलता है, स्वतः पिस्टन ऊपर आता है और इस तरह से चक्का चलता है या इंजन चल रही है। इनमें जितना ऑक्सीजन ज्यादा समाएगा ईंधन उतना ही बेटर जलेगा। इसका मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कच्चा तेल का जो पेट्रोलियम कहते हैं, इस पेट्रोलियम में पहला जो निकलता है वो है एटीएफ, यानी कि एरो टर्बाइन फ्यूल, जो फ्लाइट में काम आता है वो वाइट फ्यूल। उसके बाद निकलता है एलपीजी, यानी कि लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, जो चौके में काम आती है, किचन में काम आती है। फिर निकलता है पेट्रोल, अपनी भाषा में हम पेट्रोल कहते हैं और वहां के लोग इसे गैसोलीन कहते हैं अमेरिका के। फिर निकलता है केरोसिन, फिर निकलता है डीजल, फिर निकलता है एलएसएचएस, फिर निकलता है फर्नेस ऑयल, फिर निकलता है इंडस्ट्रियल ऑयल, लास्ट में बच जाती है तार। ये एक कच्चे तेल का रिफाइनरी में निकलता हुआ अलग प्रकार के माल। इसमें गुच्छे कम होते हैं, इसके गुच्छे थोड़े बड़े होते हैं, इसके थोड़े और बड़े होते हैं, इसके थोड़े और बड़े होते हैं, इसके इतने बड़े होते हैं। अब अपने को इन गुच्छों को काटना है। क्यों काटना है? इसके लिए अपन कई उदाहरण दे सकते हैं। मैं आज आपको 3 उदाहरण दूंगा। होता क्या है, हम जब आप घर जाते हैं आप, तो आपको उदाहरण याद जाते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल भूल जाते हैं, लेकिन उदाहरण याद आने के बाद में प्रिंसिपल भी याद आ जाता है कि किस लिए उदाहरण दिया गया था। कल हमने उदाहरण दिया था भट्टी का, कि लट्ठे को भट्टी में डाल दिया, 2 भट्टी में। एक लट्ठा 40 किलो का था, दूसरे 40 किलो के लट्ठे को हमने 40 टुकड़े कर दिए, दोनों को अलग अलग भट्टी में डाल करके मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी। जो लट्ठा था 40 किलो का, उसमें से 20% आग आ रही थी, 80% धुआं और राख आ रही थी। जो दूसरी भट्टी थी उसमें भी 40 किलो लकड़ी थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन वहां से 80% आग आ रही थी
और 20% ही धुआं और राख आ रहा था। यानी कि 20% आग से 80% आग हो गई, जबकि लकड़ी दोनों में 40 किलो थी। ऐसा क्यों हुआ? लट्ठे में जो ऊपरी सतह थी वहां पर ऑक्सीजन मिला, उसने आग में कन्वर्ट कर दिया। जो भीतर में लकड़ी थी वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, वो कोयला और राख हो गई। ठीक है, और धूं धूं करके जला, आग नहीं थी। यहां जो हमने 40 किलो की लकड़ियां काट दी थी, 40 लकड़ियों में, तो भीतर तक ऑक्सीजन गया, तो अधिकांश कण जल गया, ऊर्जा दिया, तो 80% आग दिखी, 20% ही धुआं और राख आई। इस तरीके के कई उदाहरण हम दे सकते हैं कि ये तो बात कही मैंने लट्ठे की। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, भुट्टा खाते से हम, तो उसको सेकने वाले कई बार देखेंगे अंगीठी लगा के रखे होते हैं और कोयले होते हैं उसके ऊपर। आप तो नीचे उतरे, अपन बोले भाई 20 भुट्टे देना, तो सामने लगेगा यार आज तो अच्छे एक साथ में कस्टमर आ गए 20, अभी तब पहुंची, तो यार देर लगेगी क्या, तेरे तो कोयले में राख लगी हुई है और अग्नि के दिख नहीं रही है। बोला नहीं बाबूजी 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट कैसे लगेगा भाई, ये क्या एलपीजी स्टोव है क्या? तो देखो सर अभी वो देता है हवा, या तो ऐसे या ऐसे उड़ती है लगी हुई धूल राख, और जो ही कांटेक्ट में आता है कोयले के, जिसके खुद के अंदर आग लगी हुई है, चिंगारी भीतर है, खुद ईंधन है, लेकिन ऊपर राख ने ओढ़ लिया, हवा का कांटेक्ट नहीं है तो लपटें नहीं दिख रही थी। जो ही ये राख हटी, खाली हवा दी। ये गाना ना मतलब का, जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई। समझ गए ना आप? तो ऐसे ही होता है कि ये हवा दी, राख उड़ी, कोयला और ईंधन और अग्नि दोनों भीतर थी, फिर भी जल नहीं रहा था। अब तो देखिए से क्या लपटे हैं ये जोरदार, उस पर भुट्टा सेका और सेक के दे दिया, काम हो गया सर। क्या समझ में आ रहा है सर? कि जितना आपको हवा मिलेगी ईंधन को, उतना ईंधन बेहतर चलेगा। ऐसे में पेट्रोल तो जल ही रहा है, लेकिन जितना मोटा कण होगा तो खाली ऊपरी सतह जलेगी, भीतर नहीं जल पाएगा। जिसमें जितने छिद्र होंगे उतना उसमें समाएगा। तो कल मैंने उदाहरण और दिया था आपको कि मानो पानी गिर गया हो यहाँ पे, और मेरे पास 4 चीजें पड़ी, मैं चारों चला दी ताकि पानी आगे ना आए। एक पेपर, दूसरा बोझेरी का कपड़ा, तीसरा स्पॉन्ज, और चौथा प्लास्टिक की थैली। अब इनमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा पानी सोखेगा स्पॉन्ज, क्योंकि उसकी कैपिलरीज बहुत ज्यादा है, तो पानी को सोखने की जगह है उसके अंदर। दूसरा पेपर सोखेगा बोझेरी का कपड़ा, तीसरा सोखेगा न्यूज़पेपर, और चौथे नंबर पे आएगा प्लास्टिक की थैली, जो कुछ नहीं सोखेगा, उसमें छिद्र है ही नहीं, तो सोखेगा क्या? ठीक इसी तरह जिस ईंधन में अगर ऐसे हो गुच्छे, उसके चारों ओर अगर आग लग रही हो, तो उसमें से 60% ऊर्जा मिलने की चांसेस है। 40% वो ईंधन बिना ऊर्जा में कन्वर्ट हुए ही बाहर निकल जाता है। अगर हम उसमें डबल एक्सेल देकर के काट देते हैं, उस गुच्छों को काट देते हैं और छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, तो इन सब में ऑक्सीजन समाता है। अब फर्क क्या आएगा सर? वही सोचने लायक बात है कि ये लॉजिक है, मैजिक नहीं। क्या लॉजिक है सर? कि जहां पर अमूमन 60% एनर्जी में कन्वर्ट होता है और 40% एमिशन बन करके बाहर निकल जाता है, धुआं बन के ही नहीं, वेवफॉर्म होता है, साइलेंसर के मार्ग से बाहर निकल जाता है। उस 1 लीटर में आप हिसाब लगाएं कि 600 ml तो एनर्जी, 400 ml वेस्ट हो गया। वहां पर 1 लीटर में आप 1 ml यानी कि 1000 ml में खाली 1 ml, 1:1000 आप रेशियो मिला दीजिए। अब यहाँ पे 84% एनर्जी में और मात्र 16% एमिशन बन के बाहर निकलेगा। क्या फायदा हुआ भैया? कि जहां पर गाड़ी पहले मान लो 60 किलोमीटर चल रही हो 1 लीटर पे, वहां पे वही गाड़ी अब 84 किलोमीटर चल जाएगी। सर 60 किलोमीटर पे 84 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर का गेन अपॉन 60 किलोमीटर, द नेट इफेक्ट इज इन माइलेज। इसीलिए हम लिखते हैं सेव अप टू 40% और इंक्रीज योर माइलेज बाई 40%, और कंजप्शन यू कैन रिड्यूस बाई 40%।
क्यों कहते हैं ऐसा? ये कोई मैजिक नहीं है सर। क्या जादुई छड़ी है कि इसको लगाने के बाद में आप पेट्रोल तो कम हो जाएगा? जी नहीं। तो खाली ये पेट्रोल में काम करेगा? जी नहीं। ये ऐसा कटर है, आप किसी में भी इस्तेमाल कीजिए, चाहे एटीएफ में, चाहे एलपीजी में, चाहे पेट्रोल में, चाहे केरोसिन में, चाहे डीजल में। मेन अपना काम 3 जगह से ही होता है जो अपन कर सकते हैं, वो है पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। एक लीटर पेट्रोल में जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो 60% ही होता है, 40% धुआं बनकर बाहर निकल जाता है। अगर आप उस पेट्रोल में 1 ml डबल से मिला दोगे तो वो उनके गुच्छों के कणों को काटेगा। जब काटेगा तो कार्बोरेटर से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो ईंधन अब ज्यादा ऑक्सीडेट हो गया है, वो ईंधन बेहतर जलेगा, तो उसमें से 84% आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था लट्ठे धो लिए, दोनों 40 किलो के थे। एक भट्टी में डाला जिसमें लट्ठा पूरा ही था, दूसरी भट्टी में उसके टुकड़े करा दे, वजन वृद्धि नहीं हुई, वजन 2 किलो थे। कैसा? ऐसा नहीं है काटने समय बढ़ जाएगा। लकड़ी के 2 लट्ठे, दोनों 40 किलो के, आप टुकड़े भी कर दोगे तो लकड़ी कितनी रही? 40 किलो ही रही। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचने से सही बात है। कभी दाह संस्कार पे गए होंगे, 300 से 500 किलो लकड़ी लेते हैं, तो लट्ठे भी करते थे, उसको सेटिंग करते हैं, फिर यहाँ भी वजन रखते हैं ताकि मुर्दा बीच में उठ ना जाए। इसे टेक्निकल रीजन, अगर पाँव पे वजन हुआ और नहीं हो तो अकड़ेगा, जब अकड़ेगा ना तो ऐसे खड़ा होगा, तो ऐसा खड़ा नहीं जाए तो जो टेक्निक जानते हैं आपको छाती पर और पाँव पर, दोनों पर अच्छे से लकड़े देंगे और साइड से लकड़े देंगे। उसके अंदर जगह जगह पे आपको कपूर, नारियल और ऊपर घी दे करके फिर आग लगा देंगे। अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट है तब तो दाह संस्कार 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। तो अगर ये अनइवन है सर तो 4 घंटे में आपकी लकड़ियां जल जाएगी सर, दाह संस्कार नहीं होगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको? एक पेड़ को काट के लगा तो तान दो एक पेड़ से, भाई जल जा, नहीं होगा सर। लकड़े छोटे छोटे, सेटिंग पूरी चाहिए, सब तरह से चाहिए, ऊपर नीचे बीच में, तब कोई जाकर के पूरी आग। और नीचे अगर सर हवा आने की जगह नहीं हो तो माफ कीजिएगा सर, कभी एलपीजी स्टोव साफ किया घर में? काम पड़ा कभी? किया सर। जहां पर हम ध्यान रखते हैं कि रेगुलेटर पूरा बंद रहे, नॉब फालतू में खुली नहीं रहे, पाइप कहीं से लीक ना हो, जहां पाइप एलपीजी में लगा हुआ है वहां पे पूरा टाइट रहे, नॉब हमेशा बंद हो, इतना जाप्ता करते हैं कि कहीं पर भी लीक ना हो जाए। और जहां से नॉब से आगे निकलती है एलपीजी, नीचे देखेंगे आप बर्नर के बीच में एक पाइप होता है, बर्नर के नीचे और नॉब तक एक पाइप होता है, उस पाइप में 2 बड़े छेद कटा होता है, जबरदस्त कटा हुआ होता है। कभी है ना उसको पकड़ लीजिएगा, ए क्या बात कर रहा है, एलपीजी हो जाएगी यहाँ से, उसको पकड़ लीजिएगा, आप कितना लग सके सर, आग लगेगी नहीं। और जो ही आप हाथ छोड़ेंगे भप आग लग जाएगी। बिना हवा के कोई ईंधन या बिना ऑक्सीजन के कोई ईंधन नहीं जलता। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना बेटर चलेगा। अब भी कुछ सवाल सकते हैं सर? ऑक्सीजन तो पहले भी आ रही थी उसमें, कार्बोरेटर से जो भी ऑक्सीजन आ रही थी पहले भी आ रही थी, बट इसका जो काम होगा सिर्फ और सिर्फ उसके जो गुच्छे हैं उनको तोड़ने का काम होगा। हम कार्बोरेटर में साफ कर सकते हैं, कार्बोरेटर हवा उतनी आएगी जितनी आनी थी, बस खाली सफाई कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के गुच्छे को काट रहे हैं, लकड़ी को काट रहे हैं। हवा तो प्रकृति से आ रही है, तो उतना आ रही है पहले से, बाद में हवा तो वैसे आ जाएगी, आपको खाली काटना। लेकिन बात देखिए, अगर आपने नीचे लगा दी दाह संस्कार करते समय तो माफ करना आग लगेगी नहीं। दाह संस्कार के समय देखना नीचे से उठ करके आग लगाते हैं, नीचे से हवा जाएगी तभी वो पूरा आग लगेगा। हवा इज ए मस्ट फॉर एनी ईंधन, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे और भी कुछ हो, मोमबत्ती हो। सर मोमबत्ती क्यों बुझ गई थी वहां पे? तब ऑक्सीजन नहीं था करके। मक्के भुट्टे वाले के ऊपर वो क्यों बंद हो गया था? ऊपर राख चढ़ गई थी, हवा नहीं पहुंची थी। जब तक हवा नहीं पहुंचेगी आग बड़ी नहीं लगेगी। सर आज घर जाके मोमबत्ती लीजिएगा और उसका कीजिएगा, बुझ जाएगी, उसको कीजिएगा और प्रदीप्त हो जाएगी। कहना क्या सर, जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ईंधन बेटर चलेगा। आपको खाली इतना ही देखना। आप किस बात से कंफ्यूजन होता तो मैं सीधा वहां पे पहुंच जाऊं। आपको ये समझ में नहीं आया?
अब इसमें 48% जो हमने एक ml डाला तो इसमें 48% उसको कंज्यूम हो जाएगा, 84% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी में हो जाएगा। उधर से 40 इन्वेस्टमेंट होता था, हाँ। उसमें से फिर बाकी भाई दोनों को मिलाओ 100 होना है यार, तो ये 60 + 40 100। इनका डिफरेंस 24 आ गया। हाँ हाँ आ गया। 40%। हाँ अब उससे हम परसेंटेज निकालें 60% से, तो 40% की सेविंग। हाँ मैथमेटिक नहीं है सर, ये अंकगणित नहीं है, ये स्कूल नहीं है। ये अंकगणित है सर, पूरा अंकगणित है। नहीं इनको बोल रहा हूँ सर, मतलब ये सोच रहे हैं टीचर। सुनो 60% जहां दे रहा था वहां 84% ईंधन ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। जहां पहले 40% वेस्ट हो रहा था वहां पर सिर्फ 16% वेस्ट हो रहा है। सही बोल रहे थे तुम, 40% सही बोल रहे हो। 20% बचेगा मार्जिन जो है वो होगा 24% परसेंटेज तो 40 है ना, बेनिफिट बताना चाह रहे थे उसको। 24% का आगे सुना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने से होता क्या सर? जो 40% पेट्रोल यानी कि हर लीटर पे 400 ml साइलेंसर के मार्ग से बाहर जा रहा था बिना ऊर्जा में कन्वर्ट हुए, रुपए में बताइए सर, कोई उसे रुपए में ध्यान नहीं दे रहा था। आज 70 से 75 रुपए लीटर है और 28 रुपए का पेट्रोल चुपचाप साइलेंसर के मार्ग से निकल रहा है। भाई साहब साइलेंसर को साइलेंसर क्यों बोलते हैं? चुपचाप रहता है वो, चुपचाप रहता है। बाहर निकाल रहे हैं। कहते तो इसलिए हैं जो पढ़ाई में पढ़ाया गया था कि आवाज को कम कर देता है गाड़ी, साइलेंट चुप होता है, साइलेंट तो साइलेंट से गाड़ी की आवाज को कम कर देता है। हमने भी यही पढ़ा था, लेकिन अब मालूम पड़ा सर ये साइलेंटली बताए बिना 40% पेट्रोल को मार रहा है, बता भी नहीं रहा आपको। ये साइलेंटली लेके चला गया, 28 रुपए बर्बाद कर रहे हैं। 28 रुपए बर्बाद कर दिया और हम उस पर चू भी नहीं करते। पेट्रोल पंप पे कोई 2 रुपए का कम पेट्रोल भरे तो गिरेबान पे हाथ डाले, ए बंगला बना रहा है क्या, किसको पगला बना रहा है ऐसा। और ये बिना बोले निकाल रही 28 रुपया, वो क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे ही चलेगा ये तो नहीं जी। इसमें बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर हम 1 ml मिला दें 1000 ml में तो पीछे निकलने वाला धुआं 16% पे आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 160 ml वेस्ट होगा। तो कुछ हमारे उत्साही भाई पूछते हैं इसको भी कम करने कोई तरीका नहीं है क्या? अब तक तो विश्व का सबसे बढ़िया यही आया है, इससे आगे भी आएगा तो हो सकता है डायमंड ट्रेंड के हाथ लगे, वो भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आज की तारीख में जो ये हो रहा है अपने आप में एक अद्भुत है। इसीलिए लोग पूछते हैं भाई क्या बात है, पी रखी है या बेवकूफ बना रहा है? 40% माइलेज बढ़ जाएगा क्या? कैसे बढ़ जाएगा? तो सर ये लॉजिक है कि जितना कण घटेगा उतना ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, जितना ऑक्सीजन ज्यादा आएगा उतना ईंधन बेहतर जलेगा, जितना बेहतर जलेगा उतना आपका माइलेज बढ़ेगा। सर इसमें कई बातें, खाली माइलेज बढ़ने की बात होती तो कई लोग कहते नहीं यार गाड़ी बड़ी प्यारी है, जब से आई है बहुत इनकम हो रही है तो लकी है मेरे लिए। मान ले तेरे हिसाब से पेट्रोल तो बच जाएगा और गाड़ी कहीं होम सुबह हो गई तो मुझे तो यार गाड़ी की बड़ी चिंता है, रोज के पेट्रोल की नहीं। क्या जब आप एक दे दूं सर तो दूसरी बात ही करेगा। तो अपन कहते हैं कि ये एक ऐसा ईंधन वर्धक है जो सिर्फ ईंधन वर्धन ही नहीं करता, 9 ऐसी चीजें करता है और जिसमें आप खुश हो जाओगे। वो क्या चीजें हैं? तो उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि क्या होता है जब हम डालते हैं 1 लीटर में पेट्रोल में 1 ml डबल एक्सल का। पहला, इसको हम 4C में बांट सकते हैं। सर डायमंड में एक खूबी होती है, उसमें 4C होते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। पता हो 4C कौन से? कैरेट, क्लैरिटी, कटिंग, कटिंग, क्लैरिटी, पहले क्या होता? कटिंग, कैरेट, कट, हाँ। क्लैरिटी और कौन? सारे सी हैं। कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट। ये जितने बेहतर होंगे प्राइस उतने ही बढ़ते जाएंगे, समझ गए? एक ही हीरा अगर 1.5 कैरेट का है तो 90 लाख का हो जाएगा, और अगर कुछ कुछ सेंट का मिला के 100 हीरे हैं तो वो आपको कुल मिला करके 60 लाख में आ जाएंगे, समझ गए क्या? जितना बड़ा होगा कैरेट में, जितना क्लियर होगा, जितने उसके कट बढ़िया होंगे और जितना ही उसका कलर बढ़िया होगा उतना आपके दाम बढ़ेंगे। तो कट, कलर, क्लैरिटी, दाग बेदाग और कैरेट, ये 4 मिलकर के डायमंड को अच्छा बनाते हैं। आप जिस कॉन्सेप्ट में काम करें उस कॉन्सेप्ट का नाम है डायमंड ट्रेंड।
तो लोग कहते हैं यार अब ट्रेंड रखते हैं, ग्लोबल ट्रेंड रखते हैं, ये डायमंड ट्रेंड क्या होता है यार, क्यों रखा? ये इसलिए रखा कि हम उमन जब अब जाते हैं घर पे नई कंपनी में ज्वाइन करके, तो बीबी को कहते हैं सुन भाग्यवान, आज तो एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करके आया हूँ, अब तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा, इस साल तेरे को धरती की रानी बना दूंगा। तो वो कहती है आज कोई और नई कंपनी ज्वाइन करके आए कि और ही सपना पिछले का कम थे जो एक और लेके आ गए। तो बोले भगवान बस तू आज की तरह छोड़ दे, आज जो मिली है ना कंपनी वो बहुत बढ़िया मिली है। ऐसा हम हर 3 महीने में एक बार घरवाली को कहते हैं। इस बार तो पूछ ही मत, स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा तेरे को मैं। और वो बेचारा कहती है छोड़ दो स्विट्जरलैंड, पहले पटियाला से ले जाओ मुझे। यहाँ पर एक चीज देखिए सर, कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। कई कंपनियां ऐसी है जिसके दाम बहुत ऊंचे हैं लेकिन प्रोडक्ट फिर भी कुछ दम वाले हैं। फॉरएवर लिविंग, एमवे, हर्बलाइफ, केलिंग, डीएक्सएन, एल्कन, इनके भी दाम कोई कम नहीं है सर, लेकिन ये आज भी 50 साल, 30 साल, 20 साल से कई जगह पर गजब की टिकी हुई है। और जितने भी कॉन्सेप्ट वाले आए सर, शायद दूसरा कैलेंडर देखा ही नहीं, उसके पहले ही होम्स हुआ हो, चाहे वो स्विस कैश हो, चाहे वो स्पीक एशिया हो, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, मतलब राम सर्वे ऐसे में क्या समझ में आया सर, हम भले 2-4 कंपनियां और ज्वाइन कर लें, लेकिन सर आपका पड़पोता और मेरा पड़पोता डायमंड ट्रेड में काम करना चाहिए सर। जैसे हीरा है सदा के लिए, डायमंड्स आर फॉर एवर, राइट, वैसे ही अपना ये व्यापार हमेशा के लिए होना चाहिए। जैसे कहते नहीं है दिस कंपनी एस्टैब्लिश इन 1897, तो अच्छा 100 साल पुरानी कंपनी है। वैसे ही सर याद करेंगे आपके पड़पोते और मेरे पड़पोते हैं, वो बोले यार नो नियाल जी मेरे परदादा जी थे, वो ना 2016 में इस कंपनी को ज्वाइन किए थे। कब किसने सोचा था कि ऐसे ऐसे अपन एक आइलैंड ही खरीद लेंगे। सर सोच बड़ी रखो सर। कितने स्क्वायर किलोमीटर का होता है? 65 स्क्वायर किलोमीटर का सिंगापुर है पूरा, आइलैंड ही है। अगर आपकी इनकम अरबों में आ रही हो पूरे दुनिया से, तो कोई छोटा मोटा टापू तो खरीद सकते हैं यार, हैं? तो आप कभी गए मालदीव गए कभी? कोई टीवी में गए, टीवी में ट्रैवल एक्सपी मैं गया हूँ। गए हुए? 800 छोटे छोटे टापुओं का बना हुआ है, लट्टू की तरह। लड्डू की तरह। जब आप लैंड करते हो ना तो सब ऐसे हाईलाइटर से मार्क किए हुए एक आइलैंड। पता क्यों? कोरल रीफ है नीचे, क्रिस्टल क्लियर पानी है, लेकिन जहां पर हाँ, और वहां पर जो बाकी पानी है ब्लू रहेगा, जो एकदम किनारे पर है वो लाइट ग्रीन रहेगा। तो आपको ऊपर से लगे जैसे कोई एक आइलैंड पे कोई हाइलाइटर मार दिया हो, आप समझ गए? वो लाइट ग्रीन है, बाकी का डार्क ब्लू है, तो आपको लगेगा जैसे कोई हाइलाइटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा दिखेगा आपको। और कई लोग हैं वहां पे, एक होटल है 4 सीजन, जितने भी महारथी दुनिया भर के हैं 7 से 10 दिन वहीं गुजारते हैं। अगली ट्रिप आपकी, क्योंकि आप भी किसी महारथी से कम नहीं है। उस वाले मार्ग में अगर आपको एक टापू खरीदना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। याच मिलती है 16 लाख में, ट्रांसपोर्टेशन एक ही होगा क्योंकि वहाँ हवाई पट्टी भी नहीं है। याच खरीदो और जाओ सर, बहुत कुछ हो सकता है। बाबा जी जब आए थे, किसी ने सोचा था क्या 10,000 करोड़ का काम कर जाएंगे? लोगों ने थू किए थे, कहाँ बाबा काम में आ रहा है। योगी का काम है योग सिखाना, व्यापार करना काम नहीं। कहाँ स्वदेशी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। आज वो आके कहता है, उसकी टोन भी गजब की है, आप कोई टूथपेस्ट वो बराबर बोलता है, हिंदी में लिखते हैं टू और थे, तो वो सुनता है पूरा पढ़ना है भाई, अंग्रेजी नहीं पढ़ी उसने। आप अगर कोई टूथपेस्ट ले रहे हो तो क्या सफेद कोट पहनना जरूरी है? सफेद कोट पहन के क्या सफेद झूठ नहीं बोल सकते हैं? कोलगेट हंसा था जब इसने दंत कांति बनाई थी। आज कोलगेट रो रहा है कि उस समय हंसा क्यों था। उस समय अगर कुछ सोच लेता तो सही होता। बाबा यूं ही चलता रहा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 27 रुपए से ये बढ़ करके 90 रुपए तक पहुंच गया है। किसी ने लिया है प्रीमियम?
दंत कांति जी जी लिया किया नहीं दंत कांति 10 रुपए ही है, हाँ, एक प्रीमियम दंत कांति 90 रुपए की है। एक बार ले लीजिएगा, आप ग्लिस्टर और ब्राइट दोनों को भूल जाएंगे। चीज ठीक है सर, जो एक कमी थी वो ठीक कर दी। मैं क्या कहता हूँ सर, कोई भी काम बड़ा हो सकता है। अगर एक बाबा जो इसी दिल्ली से सलवार सूट पहन के भागा था, याद है ना आपका? सर अपनी तो गाड़ियाँ बहुत छोटी होती सर, 9 लाख की कार में अगर इंजन बैठ जाए सर तो 2.25 लाख की भी नहीं है सर। समझिए आप 50 लाख के 2 करोड़ के जनरेटर, उसमें खाली इंजन है सर और कुछ तामझा भाई नहीं। अगर वो बैठ जाए ना तो 2.5 करोड़ देने पड़ते हैं। तो 2009 में मैंने कहा था सर आपका कोई भी उसमें रिपेयर आता है उसको बस ठीक कराने का जिम्मा मेरा। वो उन्होंने कंपनी को लिख के दिया, लोगों ने लगाया, बहुत खुश हो गए, आगे से ये काम हुआ, मेरा काम चलने लग गया। फिर ये आया विद्युत बनर्जी, तो उसने कहा सर अगर आप ये लिखित में दे दो तो मेरा काम हो जाए। हमने उसको लिखित में दे दिया, उसने 3 महीने में ये काम करा दिया। अब उसने किसी दोस्तों को दिया था व्हाट्सएप में या जेरोक्स करके, वो आज भी कई जगह घूम रहा है। आप उसमें डेट देख लेना, डेट पुरानी 2015 की है क्या, वो आज भी घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर ये भी लिखा मैंने, टू whomsoever it may concern। साबित कर दे, साबित तो कोई कर लेबोरेटरी। मैं तो अभी भी कहता हूँ सर, एक फोन आया सर मुझे, मतलब दूसरी कंपनी के आदमी ने उसको बहकाया और धमकाया और फोन करवाया। क्या बोला, राजस्थान का हाई कोर्ट का जज, उसकी गाड़ी सीज हो गई है तो आप अभी के अभी 3 लाख जुर्माना भर दीजिए वरना कल कोर्ट में केस जा रहा है। इनका केस करने का बोला सर गाड़ी प्रूव हो चुकी है, सर्टिफिकेट भेज दे। सर आप समझिए मेरी बात, अगर ये कोर्ट में चला गया ना केस तो बहुत लंबे फंसोगे सर आप। कोई बात नहीं, वो छोड़ गया, मतलब डर नहीं लगता कि आपको कोर्ट केस से कर दे। 3 हफ्ते बाद में मैं जयपुर गया, मीटिंग में वो भी आया। मैंने कहा क्या हुआ तेरा उस जज का? वो बोला सर मैंने निपटा दिया सर, बाद में 25,000 में निपटा दिया। मैंने कहा अच्छा, तो 4 लाख मांग रहा था? बोला हाँ सर ऐसी बात, अब 12 से बात करता हूँ। बाहर गया तो बोला सर क्या हुआ कि दूसरी कंपनी के लोगों ने कहा एक बार धमकी दे अब छोड़े आ जाएंगे, कि नहीं यार कुछ ले दे के सटा देना, हो गया होगा। वो बहुत फोन किया सर, हमने एक ही बात कही उसको जहाँ केस कर, सर सुप्रीम हाई कोर्ट का जज है सर, आप समझिए उसकी चलती है, जहाँ चलती है चला लो। क्या बोला कि डीजल का जो पंप है वो फट गया। मेरे को हंसी आई बात में, तब तो हुआ क्या, डीजल का पंप फट गया। मैंने कहा डीजल वाले पंप में हमारा डब्ल्यूसी जाता ही नहीं है, उसको जहाँ दिखाने का कहते, जिस कंपनी में करने का कहते। तो राजेश ने मुझे कहा राकेश भैया आप इतना श्योर कैसे बोल सकते हो? अरे दोस्त सुन, फ्लाइट तक इस्तेमाल कर चुका है एयर एशिया, लेकिन बोइंग से एग्रीमेंट है कि आप कुछ यूज नहीं कर सकते एटीएफ के साथ में, क्योंकि सब ड्राई लीज पे लिए हुए हैं। वहां कुछ नहीं हुआ। सुकोई प्लेन जानते हो सर, सुकोई फाइटर सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान है, उसकी 140% स्पीड बढ़ गई सर। ये डबल एक्शन से ये सारे डिसन के पास है, लेकिन डिसन एक बात कहता है राकेश, सुकोई फ्लाइट कोई उड़ाने वाला नहीं है। मेरा उनसे सिर्फ टेस्टिंग का एग्रीमेंट हुआ है, तुझे देखनी तू देख ले, इसका प्रचार प्रसार कर दें, क्योंकि फाइटर प्लेन्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर फ्यूल। उन्होंने अड़ गए थे रशिया में कि एक बार हम इस पे देखते हैं, अगर ये भी सक्सेस हो गया ना तो समझ जाएंगे एटीएफ में भी कमाल करता है। उन्होंने खाली टेस्टिंग ले किया और टेस्टिंग हो गई तो प्रूफ हो गया कि काम करता है। इतना जब कॉन्फिडेंस होना सर तो कोई भी हिलाना चाहे कहीं से ना चाहे, और एक बार वो सर तो जो होना है वो होके रहेगा। मान लो किसी की कार खराब हो भी गई है और किसी ने इन्फ्लुएंस लगा के ये भी बता दिया कि भाई तेरे डबल एक्सल से खराब हुई है, सब क्या ले लेगा सर मुझसे? 2 लाख 2.5 लाख इंजन लगाएगा सर, और मेरे को देगा ही नहीं। व्यापारी कभी छोटे मोटे फटकों से डरता ही नहीं सर। वैसे ही मीटिंग के खर्चे जो होते हैं वो हमारे 3 लाख से ऊपर ही होते हैं सर। जब मीटिंग के खर्चों से नहीं डरते हैं सर तो किसी 1.5 लाख 2 लाख के फटके से क्या डरेंगे सर? मान लो खुदा न खास्ता, लेकिन आज मैं कहता हूं मुझे क्या जरूरत है सर? उस समय विद्युत बनर्जी को हेल्प करनी थी, समझ में आती सर। आज वही विद्युत बनर्जी 24 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो खुद सबको बोलता है नहीं सर पर ईयर कमा रहा है।
वो खुद सबको कह रहा है देखो दादा ने गुड फेथ पे मुझे दिया, वापस कहीं पर भी इसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास व्हाट्सएप में या फेसबुक पे आया हुआ वो गया हुआ है, है तो सारी उसको दिखा रहे हैं कि देखो सर जी राकेश का साइन किया हुआ है, सील मारा हुआ है। जी हाँ, आप तारीख भी देख लें, मैं तो कहता हूँ ना मैंने दिया था। लेकिन उसके लिए अब किसी को, और सर एक बात बताइए सर, किसी कभी खराब होनी होती तो अब तक तो सर 2.5 करोड़ गाड़ियां में से 25 लाख गाड़ियां खराब हो चुकी हो होती। जाती। सर मेरे 3 लोगों ने टेस्ट किया। 2.5 लाख में एक भी कंप्लेंट 2.5 करोड़ में एक कंप्लेंट नहीं सर। हाँ, कंप्लेंट कहाँ बताओ सबको, नहीं यार कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो मालूम पड़ा उनके पास स्पीडोमीटर ही नहीं है, माइलेज चेक नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि यार वो वर्तमान माइलेज पता नहीं था, बाद में कम हो गई, और किसी ने एक बूंद डाल के कहा कि माइलेज नहीं आई। किसी ने कहा कि भाई एयर फिल्टर क्लीन नहीं कराऊंगा तो कुछ होगा क्या, तेरी किस्मत में। इतने लोगों, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि नेगेटिव एक भी नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, कहने वाले फिर भी मिल गए बहुत सारे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा यार डब्बा गोल हो गया, इंजन बैठ गई, गाड़ी चली नहीं, सीज हो गई और मेरा तो माइलेज ही खराब हो गया। हाँ, एक कंप्लेंट और आई थी, ध्यान दीजिएगा, कई लोगों के इंजन की टैंक, पेट्रोल की टैंक साफ नहीं होती है, उसमें कोरोशन पहले से ही है, किसी भी कारण से, पुरानी नहीं है। उसमें जब वो पेट्रोल भरते हैं तो वो कोरोशन उठता है, वापस कोरोशन सेट हो जाता है और पेट्रोल यूज जाता है। तो जो लोग ये रिजर्व के नीचे ही रखते हैं ना, वो जब डबल सेल मिलाते हैं तो वापस कोरोशन उठ के आता है। जो कोरोशन जम गया है वो निकल के, तेल है ना, ये कोरोशन साफ करता है, और ये कोरोशन जा करके अटकता है नोजल में। तो कहते हैं कि यार इंजन रुक जाती है मेरी। तो मैंने कहा बिलो रिजर्व, तो बोला यस सर। मैंने कहा तेरी इंजन साफ करा ले, पेट्रोल की टैंक साफ करा ले। वो कैसे होती सर, खोल के बोले ड्राइवर को, मैकेनिक को, वो उसमें केरोसिन भरेगा और उल्टा करेगा, उस समय तू वहाँ खड़ा है ना, ये देखने के लिए कि कितना केरोसिन निकला है। वो करके देखा, हाँ सर निकला है, ये तकलीफ है भाई, एक बार नोजल साफ करके लगा दे, अब तकलीफ नहीं आएगी। बोला थैंक यू सर। ये तो सब मेरे साथ भी आगरा में हुआ। तुम्हारे साथ भी हुआ? वो आपसे मैंने पूछा था ना ये क्या रीजन है। अच्छा, आप वाले केस था क्या वो? ये केस था। अच्छा, अब मुझे ये भी याद नहीं रहता यार, मतलब वो आगरा वाले ने फोन किया मुझे, बोला ऐसे ऐसा हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, ऐसा करा लो, और उस समय तुम वहां रहना, वरना क्या बोलेगा मैकेनिक, नहीं कुछ नहीं था। अच्छा, कई मैकेनिक ऐसा होता है, आप उनसे तो फ्यूल बूस्टर लिए नहीं, आप वाला पागल है क्या, खराब कर देगा गाड़ी को, वो डरा देगा, क्योंकि आपने उसका नहीं लिया, तो फिर वो आपकी क्यों चलाए। ये लोगों ने बड़े बड़े टेस्ट किया सर, ये बोलता ऐसा ऐसी दिक्कत आ गई, मैं क्या वहीं रुक, वहीं आ रहा हूँ। मैं पहुंचा था, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खाली मैं देख रहा था कि बस ये टेस्टिंग करने वाले बहुत मिलेंगे, खासकर कब मिलेंगे, मान लीजिए वीके सिंह जी और मैं बैठे हैं, वीके सिंह जी ने मुझे दिया और मेरा अपलाइन दूसरी कंपनी का है, ये तो उसको जाके मैंने बताया, उसने कहा पागल है क्या, वीके सिंह ने बताया क्या तेरे को, देखा मत लेना, तीसरे दिन गाड़ी बैठ जाएगी। बोला नहीं सर, सब सर्टिफिकेट सब कुछ है। अच्छा चल मेरे को दे, वो देगा, फोन करता उसको, बोला था तेरे को गाड़ी खड़ी है चौराहे पे भी, खराब हो गई। वो बेचारा हिल गया, सर आपने सही कहा था सर, तो पहले ही कहा तेरे को, अब कौन देगा पता है इसके। सर जी मेरे पास तो भी कुछ नहीं है सर जी। ठीक है छोड़, माफ किया, याद रखना कभी ऐसे पल्ले मत पड़ जाना, और अपना काम कर इस चीज में, ढंग से काम कर। समझ में आ गया? ऐसा भी हुआ, वो भी आगरा में ही हुआ। ये सब जगह होता है दोस्त, ये हर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ ये तो मुड़ना है मुड़ जाएगी, वरना मुड़ ना सकेगी, झुक ना सकेगी। सत्य क्रांति की उज्जवल धारा चलेगी भैया, खूब चलेगी, गाड़ी भी चलेगी, डबल एसएल भी चलेगा। और मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि अगर 10वें साल में भी इसका धूम से व्यापार कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट में दम है सर, अदरवाइज नहीं करता। दूसरी बात अपनी छड़ी की सर एक क्वेश्चन, जैसे कोई गाड़ी एवरेज, मतलब जो उसकी टंकी है वो रिजर्व में लगी है, तो उसके बाद से माना जाएगा जो लीटर वो भरवा रहा है, या रिजर्व काउंट करा जाएगा? मान लो आप स्कूटर या गाड़ी लेकर के पेट्रोल पंप गए और आपका मीटर बता रहा है कि उसमें पावर टैंक है, तो बड़ी गाड़ियों में 2 लीटर है, मोटरसाइकिल में, और कार में एक 8-10 लीटर है, और आप 10 लीटर और भरा रहे हो, तो आपको पहली बार 20 लीटर का भरना पड़ेगा।
क्या? यानी जो रिजर्व में पेट्रोल है वो भी पेट्रोल को करना है, और जो आप भराए हो 5 लीटर, 5 + 2 7, तो आपको 7 ml भरनी है। 7 ml। उसके बाद में आप जितना लीटर पेट्रोल भरा रहे हो उतना। अच्छा, एवरेज काउंट मतलब वो रिजर्व वाला काउंट होगा। पहली बार तो काउंट होगा ही होगा पहली बार ना। तो होगा ही। मान लीजिए आपके 8 लीटर पेट्रोल रिजर्व में है या टैंक में है, आपने ऊपर से 20 भराया, तो आपको 20 नहीं भरना है, फिर 28 से मिलेगा। सर 2 चीजें और आती हैं उसमें, ये है कि एक तो हमारे ईमानदारी बहुत है पेट्रोल पंप पे, 2 टाके लगते हैं सर, उससे भी गड़बड़ होती है। ये तो अपना काम करता ही है। एक तो होता है कि रात को इनके पास टैंकर आते हैं जो केरोसिन मिलाते हैं, वो काफी पंपों में पकड़े भी गए हैं। नंबर 2, अब क्वालिटी खराब होगी उसकी पेट्रोल की, उससे माइलेज में फर्क पड़ेगा और गाड़ी मिस करेगी। दूसरा कि कम डालना, सेटिंग, उससे वो 5% से लेके 7, 8, 10% तक टाका होता है। जब 5% आपका पेट्रोल या 10% कम हो गया, आप देखोगे अलग अलग पेट्रोल से डलवाओगे तो आपको माइलेज अलग अलग आएगी, फर्क आएगा। आप एक पेट्रोल कलर तक अलग अलग आता है। हाँ, कलर का भी फर्क आएगा। अभी हम एक बात करते हैं इसके लिए। कोई लोग कहते हैं कि सर जी आपसे एक बॉटल ली थी, पहला 3 बार तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर, चौथी बार सिर्फ 10% ही आया सर। तो मैंने पूछा, ना तो बॉटल बदली ना बैच बदला, पहले 3 बार क्यों आया भाई? तो सर ऐसा तो नहीं सर, पहले बार काम करता है। मैंने कहा रामू नहीं है ये तो पहले महीने बढ़िया काम करता है, दूसरे महीने फेल जाता है, तीसरे महीने फेल जाता है। और रामू भी कैसे होते हैं सर कि बड़े भाई साहब ने चाय मंगाई तो फर्स्ट क्लास मलाई मार के दिया, और छोटे भाई ने मंगाई थी जब देखो तो ढांढता रहता है पियो चाय पियो। ये रामू के मन है, जिससे उसका मन मिलता है उसके लिए बढ़िया चाय बनाता है, जिससे नहीं मिलता उसके लिए नहीं बनाता है। जहाँ मन करता है वहाँ सेवा करता है, वहाँ नहीं करता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसके कोई मन नहीं, ये निर्जीव है। ये आपके और मेरे दोनों की गाड़ियों में सेम ही काम करेगा, अलग अलग काम नहीं कर सकता। और ये पहले 3 बार किया 5 मिनट के, ये बात बराबर कह रहे हैं। जब भी हम 500 या 1000 रुपए का पेट्रोल भराते हैं, कई जगह पकड़े गए हैं, चिप होते हैं अंदर। हाँ जी, अभी भी। और आपको लग रहा है कि मीटर चल रहा है लेकिन अंदर पेट्रोल आ नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल की जो नोजल है वो ऊपर लगता है और न घुसता है उसके। हाँ जी। और बीच में वो खाली मीटर चलता है, पेट्रोल नहीं चलता है। तो वहाँ पे आपके 10 से 20% पेट्रोल कम आता है। तो आपको लगता है कि जी ये इफेक्टिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जी, उनसे कह दीजिए 30 दिन अगर इफेक्टिव है और 2 दिन इफेक्टिव नहीं है, तो वो इफेक्टिव क्यों नहीं है आप ही खोजिए, हमें भी उत्तर पता नहीं। और मजे की बात क्या है सर, आजकल तो लड़कियां कम मिलती है सर। पहले हर 1000 पर 1070 लड़कियां हुआ करती थी, तो कहते तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, दूर ढूंढेंगे पास मिलेगी, क्या कहते थे, कुछ रबड़ था बगल में मिलेगी। आज स्थिति उल्टी हो गई है, ये बात लड़कियां कह रही है कि तू नहीं तो और सही, दूर ढूंढेंगे तो पास मिलेगी, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेगी। क्या? तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर अपने पास कस्टमर सीमित हो तब तो पटाएं कि नहीं साहब आप कैसे भी यूज करके देखिए, देखो गारंटी दे रहा हूँ, देखो वारंटी दे रहा हूँ। आप कहो तो आपके पेट्रोल टैंक में मैं डाल दूं, कहो तो मैं घुस जाऊं। क्या? इतना तब कहना पड़ता है जब सीमित कस्टमर हो और बहुत सारे बेचने वाले हो। यहाँ तो उल्टा है सर, 250 करोड़ गाड़ियां हैं और अपन खाली अकेले बेचने वाले हैं। समझ में आए तो लेके जा भाई, मेरा पता ये है, वरना तेरे जो समझ में आए। या हम तो कभी भी ये कहते हैं कि किसी को बात कहने के बाद में यही कहना कि समझ में आए तो आज इस्तेमाल करो, वरना जिस दिन समझ में आए उस दिन इस्तेमाल करना। कुछ लोग बोलते हैं समझ में आए तो कर, वरना मत कर। मत कर क्यों यार, 15 मिनट लगाया बताने में मत कर क्यों बोले अपन? आज समझ में आए तो आज कर, वरना जिस दिन समझ में आए उस दिन कर लेना। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख ले और निकल जाओ। सर जैसे लड़कियां ज्यादा पीछे पड़ो ना तो और आगे भागती है, आप एक बार यू टर्न करो ना तो फिर वो पीछे पीछे आती है। वही स्थिति इसकी है सर, लक्ष्मी की है, वही स्थिति डबले से की है। आप ज्यादा घुसोगे ना अंदर, चल कुछ हो गया तो ठीक रहेगा क्या, चल अभी गाड़ी साफ कर तो उसका तो भर। आप बोलो भाई साहब ये है समझ में तो ले लेना, ये मेरा कार्ड आ जाओ। बोला अच्छा आज नहीं देगा क्या, लेना है अभी पैसे निकाल, वो थोड़ा कम है तो जब वो तो आ जाना। ऐसा माल बेचना शुरू करो सर, ठरका बेचने वाले में चाहिए सर। सबका माल बिकता है सर, कोई ठरकाई से बेचता है, कोई लुलताई से बेचता है और कोई भीख मांग मांग के बेचता है। आप सोच लीजिए सर हम किस दर्जे के व्यापारी हैं। आपके पास खरा सोना है
तो उसको सोने की तरह ही बेचे सर, पीतल की तरह ना बेचे, और कम से कम साग सब्जी तो बिल्कुल ना बेचे। अच्छा कितना दोगे, बोली तो करा दो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, कोई सब्जी वाले नहीं है भाई। क्या मार्जिन भी इतना नहीं। किसमें वैसे सर मार्जिन कम लगा? नहीं ठीक है मतलब इतना नहीं है मतलब, कह रहे अच्छा मिलता है। ये कह रहे हैं मार्जिन भी ठीक है बेचने में, कोई दिक्कत मार्जिन भी ठीक है क्या? मार्जिन भी ठीक नहीं है। अच्छा सर, अपने बेच करके आप कितना बेच लोगे सर? 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का। आपके पास अगर टीम है सर और सब लोग 1,000 के बेच रहे हैं, आपके पास अगर 500 की टीम है तो आपको तो 5 लाख का बेचना है। नेटवर्किंग ही सिखा सर, सबको सिखा दो, सबको बता दो। आपके जितने भी सागित बने अगले महीने तक, उन सबको पीके मीट में लेके आओ, ताकि निकलने के बाद अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो आगे काम करेंगे। और एक पिता होता है सर जिसको अपने पुत्र को अपने आगे जाने पे खुशी होती है, वरना पूरी दुनिया जलती है, इंक्लूडिंग माँ के सगा जाया भाई भी अपने भाई की प्रगति से जलन होती है कि तू ही तू चमकेगा क्या? सोतेला नहीं, सगा भाई भी। एक पिता मात्र ऐसा शख्स है जब कभी बेटा उससे आगे बढ़ता है तो थोड़ा सीना चौड़ा होता है, देख मारो बेटा मुझसे आगे जा रहा है, उसको खुशी होती है। ठीक इसी तरह एक नेटवर्कर को खुशी होती है जब उसका डाउनलाइन उससे बढ़िया सेल्स करके निकलता है। क्योंकि 2 फायदे, एक तो सेट इनकम हो गई रेसिडुअल की, और दूसरा अब वो कईयों को तैयार कर देगा। हर आदमी को खुशी होती है, लेकिन कब? जब आप अपनी टीम मेंबर्स को या तो खुद ज्ञान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही उनके घर जाइए, बैठिए, डेमो दीजिए, बताइए, समझाइए और फिर आगे बढ़ा दीजिए। और आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है तो यहाँ ले आइए। बात है खाली इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, कैसे भी पहुँचाइए। अब क्या होता है, अपन सुबह से लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, इसके बीच में चाय भी आ गई, खाना भी खा लिया, तो ऐसा लगा एक माहौल बैठा हुआ है। घर में जब आप भाभी जी को 5 बार कहोगे चाय बना के दे, अगले दिन नहीं भाभी लानी पड़ेगी। नौकर समझ लगा जो भी आता चाय लिया, साथ में जरा बिस्कुट और भी ले आना, हाँ ले आना। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यह कह के टोस बांटते हैं। ऐसे एक माहौल में जब बैठते हैं तो पूरे दिन बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। 2 सवाल आपने पूछे, 2 इन्होंने पूछे, जिसने नहीं पूछे उनको भी 4 उत्तर मिल गए, उनको समझ गया। तो कुल मिलाकर के काम। सर एक चीज़ और पूछना था, वो सर्टिफिकेशन जो है उसमें वो कहाँ के सर्टिफिकेशन, मतलब जो SGL करके जो जब है ही तो फिर कहाँ के क्यों पूछे? नहीं। ये तो पूछता सर्टिफिकेट कहाँ है? इंडिया के सर्टिफिकेशन है, एक तो अन्ना यूनिवर्सिटी का, और बाकी सारे बाहर के हैं, है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो अच्छा वो कहाँ के हैं? कहाँ है? वो मुझे लगा कि वो सर्टिफिकेट कहाँ के हैं, मतलब जब SGS लिखा तो SGS का ही है। अच्छा कौन सी कंट्री की है? SGS वर्ल्ड वाइड है, स्विस की जनरल लेबोरेटरी है, पूरे भारत में छाई हुई है, अनेक सब देशों में छाई हुई है, बड़ी बड़ी सरकार उनकी रिपोर्ट को मानती है। प्लस काल्टेक्स दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसने प्रूव किया है। 65 कंट्री में जहाँ जहाँ चल रहा है, 78 पेज की एक रिपोर्ट है, उसको पढ़ लेना। अलग अलग कंट्री का नाम लिखा हुआ है, उस कंट्री। अपना इंडिया का सिर्फ अन्ना यूनिवर्सिटी, सिर्फ अन्ना क्यों कहते हो भाई? क्यों अन्ना कम है? नहीं मुझे पता नहीं है ना सर, इसलिए मैं जानकारी चाहता हूँ। मैं फिर से पूछता हूँ, सिर्फ क्यों? अपनी ब्लड इंडिया के टेस्ट अंदर जो करानी होती है सर, जैसे- तो लाल पतला पैथ वहाँ से कराना बोलते हो क्या? 3-4 जगह करा लूँ क्या? और बोलेगा हीमोग्लोबिन कितना है? हंसो मत यार, मैं पूछ रहा हूँ खाली आम बात के लिए कि एक जगह टेस्ट कराई, शुगर 200 बार आई, फिर 4 जगह और कराते हैं? नहीं कराते सर, फिर उपचार ही करते हैं। तो सर्टिफिकेट एक ही काफी है, एक ही काफी होती है। जब हम दिखाते हैं भारत की तो लोग पूछते हैं विदेश की का है, जब दिखाई इस बार विदेश की तो मतलब भारतीय नहीं है क्या? तो मतलब लगा पूछते पूछ रहे हैं। तो भारत विदेश की इतनी दिखाने के बाद में मैंने सोचा अच्छा इंडिया में टेस्ट नहीं कराया, तो लगा यार चलो इंडिया में टेस्ट कराते हैं। तो कहाँ कराए? तो 2 जगह हो सकती थी, एक ARAI में जो हमसे पहला एक व्यक्ति करा चुका था, और वो देता है गाड़ी स्पेसिफिक। टाटा सुमो दे दीजिए, वो टाटा सुमो पे रिपोर्ट देगा कि कितना माइलेज आया। मैं टाटा सुमो का बनाने वाला नहीं हूँ सर, जो टाटा सुमो की कराऊं, मुझे तो ये करानी है कि जनरल बताइए कि गाड़ी का पिकअप कितना बढ़ता है, गाड़ी का माइलेज कितना बढ़ता है। तो बोले नहीं हमारे यहाँ ARAI में प्रावधान नहीं है। फिर मैं आया यहाँ पे दिल्ली में PCRA,
पेट्रोलियम कंजर्वेशन हाँ जी। एंड रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआर है। वहाँ जसपाल भट्टी छाया हुआ था, सारे लूट रहे थे सरकार को ऐड बनाने के लिए, किसी को भी पेट्रोल बचाने की कोई पड़ी नहीं थी। तो उन्होंने कहा जी ये तो हो जाएगा जी, आप 17-18 लाख दे दो और गाड़ियां दे दो, खाने वाने का भत्ता दे दो, हम आपको बता देंगे जी क्या होता है। वो समझ में नहीं आया, 33 लाख इंश्योरेंस मांगा, उसी को नहीं दिया। ये 17-18 लाख मांग करके एक गाड़ी पे देंगे। हम पहुंचे अन्ना यूनिवर्सिटी, हम वहां पर भी गए थे, देहरादून की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में। वहां पे कहा गया कि जी हम पेट्रोल पे कर सकते हैं, पेट्रोल का इफेक्ट गाड़ी पे क्या होता है ये हम टेस्ट नहीं करते। तो MIT का ऑफिस मिला अन्ना यूनिवर्सिटी में। इतना घूम के आने के बाद मद्रास में मिल गई। हम पुणे भी गए, दिल्ली भी गए, देहरादून भी गए, तो वहां पड़ा मद्रास में है, तो वहां जगह दिए। जो चंद्रशेखर जिसने सर्टिफिकेट साइन किया है वो वहां का डीन था। उसने कहा so you claim 40% reduction seems very unusual anyhow testing is on your part so do the testing, the result will come by tomorrow. उसने हमें 40 पेज की रिपोर्ट दिखाई। हमने कहा वाह सर हैप्पी। तो बोला आई एम नॉट हैप्पी, लाइक हाउ इट हैपेंस, we have tested 5 times, we need more 5 liters. तो मैंने कहा सर each liter is 5,000 rupees sir, so what to do, the results have come which is beyond expectation, seems the machine is not working well, you have to give 5 liters more. हमने 5 लीटर और दिए। इस बार हम खड़े थे, सर दिखाओ सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 59% reduction of the unburnt fuel which is coming out, और उसने लिख के दिया है हमको there's a drastic reduction in the unburnt हाइड्रोकार्बन कमिंग आउट। हमने कहा सर सबको माप के लिखा है तो ये क्यों, पागल है क्या, अगले साल रिटायर हो रहा हूं मैं, ये कोई होने वाली बात है क्या। तो मैंने कहा आप भी वो समझ में नहीं आ रहा हो कैसे। तो मैंने एक बात पूछी, सर आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके 40 साल यहाँ गुजरे हैं MIT यूनिवर्सिटी में, ये बताइए मुझे कि अगर मेरा ये ईंधन की 40% बढ़ गई तो सर पीछे तो कम ही जाएगा ना। It seems logical, but how it happens? मैंने कहा सर MIT तो डीन आप हैं। बोला I am, you give me more 5 liters. मैंने कहा सर अब क्यों सर, I want my students to understand how it happens. तो नेमी में थे, बोले देर नकी कर यार, जो मांग रहा है बच्चों को ऐसे कर दो। उसी यूनिवर्सिटी में आते थे अब्दुल जी कलाम, और बहुत कोशिश की उन्होंने डीजल में 20% पानी मिलाना। किस तरीके से, सीधा नहीं मिलाना है, पानी का भी एक चैम्बर बनाना है, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ भेजने हैं डीजल के साथ, हवा यहाँ से आएगी और बिना चेन का हाइड्रोजन यहाँ चलेगा। तो उनका ये सपना था जो पूरा नहीं हुआ। IIT मद्रास और अन्ना यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश कर ली, 20% पानी 80% डीजल की टैंक से गाड़ी वैसे ही वैसे रहनी थी, चलती नहीं हो पाया। उसके बाद में जो IIT लेकर आया वो लेकर आया बायोफ्यूल, उसको कहते हैं B10। B10 मतलब आप बायोफ्यूल 10% मिला दीजिए, बाकी का 90% ईंधन है। उस पर मेनका गांधी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये सारी बातें 2008, 9, 10 की कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उस समय मेरा रोज का यही काम था। अब तो सेटल हो गया, पहले तो काम था कि WSU में कैसे काम करेगा के। तो उसने बताया कि आप जो 32 रुपए के डीजल में ये 23 रुपए का B10 मिला रहे हो और आपको लग रहा है कि 10% में आपने तकरीबन 1 रुपया बचा लिया, तो क्या कभी आपने चेक की कि एफिशिएंसी कितनी घटी? तो मालूम पड़ा एफिशिएंसी 15% घट गई, आपने 1 रुपया बचाया। समझ में कुछ क्या? डीजल काम कर रहा है, 90% डीजल, 10% बायोफ्यूल हब से और निकाला हुआ, उसको मिक्स कर दिया। अभी कहते हैं कि 23 रुपए में काम हो गया जी, 33 रुपए नहीं लगे अपने, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी 15% घट गई, यानी कि 33 रुपए में 15% घट गई। कितना घट गया भैया? 4.5 रुपए घट गया। 5 रुपए का नुकसान हो गया, बचा 1 रुपया। वो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? रेलवे में लगा रहे थे बायो डीजल, बंद कर दिया सर, नहीं समझेगा। मेनका गांधी ने सवाल तो बहुत सेंसिबल सवाल पूछा कि आप जो मिला रहे हो इससे आपका 1 रुपया बच रहा है, मालूम किया कभी कि एफिशिएंसी कितनी कम हो गई है? तो मालूम पड़ा 5 गया 1 बचा, तो रेलवे ने बस बंद कर दिया। फिर निकाला B100, 100% बायोफ्यूल,
कलकत्ता में बनता था। इंडस्ट्री में आग लगाने के लिए, फर्नेस के लिए ठीक है सर, बाकी किसी भी गाड़ी में नहीं चल पाता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारे रिसर्च हो चुके, फिर भी कोई तुमसे इतना सवाल करे तो इतना ही पूछ लेना भैया, आज तक इंडियन ऑयल को नहीं पूछा कि ये अनलीडेड पेट्रोल और लीडेड पेट्रोल हमको बाद में क्यों बताया, हाई स्पीड पेट्रोल के नाम पे हमको उल्लू क्यों बनाया। आज भी तेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये तो हम खरीद नहीं रहे इसलिए तेने कई पेट्रोल पंप पे बंद कर दिया, किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम इतना बता रहे हैं, ये भी मैं खाली आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी कस्टमर से इतनी बात मत कीजिए, करने की आवश्यकता भी नहीं है। 4.5 मिनट का वीडियो दिखा दीजिए, समझ में आए तो लेने दीजिए, वरना आपके 32 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका अगर 2-20 मिनट का टाइम बच गया तो किसी और से जाना, बहुत लोग लेने को तैयार बैठे। एक पे ध्यान दे करके एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 80-20 का प्रिंसिपल हमेशा समझ में आना है। किस किस को आता है? मोटी लकड़ी की सर, पतली लकड़ी। 20% of the people will give you 80% of your revenue. 80% of people will take 80% of your time and will give 20% of your revenue. Please avoid them. इसके लिए नहीं कह रहा, आपका डायमंड रेल नहीं कह रहा, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो आप देखना कि आपके पास 24 घंटे, उसमें 8 घंटे सो तो 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में से आप कुल मिलाकर के 2 घंटे बढ़िया काम करते हो, सारे काम निपट जाते हैं, बाकी का टाइम पास ही करते हैं, खाने में, टीवी देखने में, गप लगाने में, जाने में, आने में। ये 2 घंटे में आप खाली 1 घंटा इफेक्टिव बढ़ा दो, आपका 150% काम बढ़ जाएगा। और इसमें से बात गप्पे मार करके 1 घंटा कम कर दो, आपकी जिंदगी का हाफ रिटर्न्स चला गया। अब सोचिए अगर कोई फोन करके मुझे पूछता है कि भाई साहब प्लान देंगे, तो मैंने कहा उन्हीं से मिले जिनसे आपको प्लान लिया है, मैं प्लान नहीं देता। आप थोड़ा रूडली बात करते हैं सर, आप कुछ भी समझे सर। अगर मैं फोन पे प्लान देने लग गया ऐसे CEO, तो माफ कीजिएगा सर, फिर सबको प्लान ही देता रहूंगा, तो दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। MLM में 50% बांटने की जरूरत ही नहीं है सर। 650 का ये डिब्बा मुझे 350 मिलते हैं, बाकी के कहाँ सर? आप लोगों को नहीं है। किसके लिए दिए गए सर? ताकि ये काम आप करो। अगर मुझे ही करना है तो मैं दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, 650 में ही बेचूंगा और सब कुछ भी बता दूंगा। फिर आपको देने की जरूरत क्या है सर? मुझे 350 रुपये कोई जरूरत नहीं है। तो जो काम आपको करने हैं वो आप करें, जो मुझे करने हैं मैं करूँगा। हाँ, कोई हाईली टेक्निकल क्वेश्चन आ गया और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, सामने वाला सेंसिबली पूछ रहा है, तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो। मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, शाम तक जवाब मिल जाए। लेकिन हर एक बात पे सर ये गारंटी मांग रहा है सर, दे दे, तेरा समझ ना आती हो तो मैं तो नहीं देता। और क्यों दो सर? सर कौन सी बाइक पे लिखा हुआ होता है एक्सीडेंट नहीं होगा सर? कौन से हेलमेट पे लिखा हुआ है कि माथा नहीं फूटेगा सर? लिखा किसी हेलमेट पे? जिस लिफ्ट में चढ़ते हो वो लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी, ऊपर के बदले कहाँ लिखा है सर? गाड़ी बैठने के लिए देखा है FC है कि नहीं है? टैक्सी में बैठते हो चेक करते हो क्या? ए फिटनेस सर्टिफिकेट निकाल। फ्लाइट में बैठते हो पूछा क्या? सब कुछ चेक कर लिया ना यार? चारों मोटर चलती है ना, पूछा कभी? एयर होस्टेस ने डब्बा दिया, पूछा ना ये खाना ही है ना, जहर तो नहीं है इसमें? वो आके बताती है सर, इमरजेंसी एग्जिट पे बैठ जाओ तो सर ये खोलना पड़ सकता है। खोलना पड़े तो आप खुद बोलेंगे कैसे खोलेंगे वो बताती है। ठीक है, मैं क्या पूछता हूँ, एक डब्बा खाने का दिया, आपने कभी पार्लेजी से पूछा इसमें बिस्किट में सब सही है ना और कुछ एरर तो नहीं है? पूछा कभी? सब जगह विश्वास करते हो। एक MLM के इतना गया बीता है रेफरल मार्केट, सारे सवाल यही उठाते हैं। ट्रेन में बैठते हो, शंटिंग और ब्रेक ठीक है या नहीं पूछते हो सर, विश्वास करते हो। पता नहीं प्लेन को ऑटो रिक्शा में बैठते हो, उसका ब्रेक फेल है या गियर चेंज करके गाड़ी को रोकने का पता नहीं है, नहीं पूछते हो सर। जाते हो रास्ते के पेड़ सीधे खड़े होंगे, आगे गिर जाएंगे ऊपर, नहीं पूछते हो सर। बिल्डिंग जो खड़ी हुई है गिर जाती है, नहीं गिरती है बिल्डिंग, कई बिल्डिंग रहती है, कहीं पूछा अच्छा ये बिल्डिंग टिकेगी क्या? सर अंदर आओ, ठहरे सर इसका बिल्डिंग का कैसे ठीक ठाक है क्या? जिंदगी पूरी अनसर्टेनिटी से भरी है, वहां पर तो कॉम्प्रोमाइज करते हो इसके साथ। और जहां रेफरल मार्केटिंग में चीज क्या आ गया, क्योंकि आपको कंपनी के CEO से बात करने का मौका मिल रहा है तो सारे सवाल पूछते, सर वो ये पूछ रहे, सर वो ये पूछ रहे।
कोई और है यहाँ पे जो और कोई व्यापार करता हो? रेफरल मार्केटिंग के अलावा कोई व्यापार करता हो? क्या करते हो भैया? ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस। क्या बेचते हो? डिटॉक्स मशीन आती है। डिटॉक्स मशीन आती है। अब डिटॉक्स मशीन में उसमें दिखाता है कि पानी पूरा काले रंग का हो गया और उसमें आप कुछ पहले मिलाते हो, नमक मिलाते हो। एक बार काम करना, पाँव मत रखना और खाली नमक मिला देना, वो अपने आप काले रंग का हो जाएगा। करके देख लेना एक बार। देख लिया। अब वो जो काला रंग का हुआ है वो मली निकला, क्या गारंटी है भैया? गारंटी क्या, सामने करके दिखा रहे हैं। तो आपकी गाड़ी अगर अच्छी चल गई तो पूछते क्यों? आगे तो खराब नहीं होगी ना। अभी को पूछने वाला पूछ ले, ये मेली निकाल रहा है या मेरा शरीर का एनर्जी निकाल रहा है? जो काला निकल रहा है वो मेली निकल रहा है या शरीर की प्रोटीन विटामिन सब निकल रहा है? किसी को नहीं पता, सब अपना अपना व्यापार करते हैं। अगर ऐसे कोई पूछे तो आप एक काम कर सकते हो, थैंक यू भैया। अगर कभी किसी दिन समझ में आए तो यूज कर लेना। जब पेट्रोल का भाव 90 रुपया हो जाए और दिमाग में ठनके, अरे बाप रे बाप इतना हो गया, वो एक बंदा बता तो रहा था यार सचिन कि कोई 40% बचता है, उसका कार्ड जुड़ेगा वो और आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछते रहे तो कोई अंत ही नहीं। ये प्याज की छिलके की तरह लाख क्वेश्चन में पूछता हूँ, सरकार चलेगी क्या, केजरीवाल सर रहेंगे क्या, वो इस बार सभी मफलर बांधेंगे नहीं बांधेंगे, अच्छा मफलर बांधे तो काम कर पाएंगे क्या? कई सारे बेतु के सवाल हो सकते हैं, इनका कोई सेंस नहीं है। और अपनी बुद्धि बताने के लिए कोई भी आदमी आपको डीमोटिवेट करने के लिए ऐसे सवाल भी पूछ सकता है जिसका इससे कोई तुक नहीं है। आपको डीमोटिवेट होना या नहीं होना ये आपके ऊपर है, क्योंकि तीर कहीं चलेंगे सर, बचाव आपको करना है। ठीक, इसमें करियर बन सकता है, इसमें नहीं करो काम किसी और बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मूल जो आपने सवाल पूछे कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से है, इसमें क्या फायदा होगा मुझे बताओ। आपके इस सवाल से कुछ पूछा होगा आपको, उसको क्या फायदा होगा? मालूम पड़ गया 65 कंट्री की 65 सर्टिफिकेट है, फिर क्या फिर समझ में आ गया? नहीं, मैं पूछता हूँ, पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था मेरे समझने के लिए। मुझे पता होना चाहिए कि कोई मलेशिया से प्रोडक्ट आया है तो इंडिया में आएगा तो कहीं ना कहीं या तो पहले से सर्टिफिकेट है उसके पास, हमारे पास अन्ना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन है, तो हमारे यहाँ से मतलब वहाँ से आने के बाद यहाँ पर उसकी टेस्टिंग हुई या ऑलरेडी हम उनका प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं मार्केट में? क्योंकि किसी का प्रोडक्ट आप लेकर आओ तो यहाँ पर टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं। क्यों? बाहर की गारंटी, यहाँ की गारंटी नहीं, वो तो सेम ही होता है। इनका मतलब ये है। तो इसलिए मैंने कि वहाँ हुई भी कराए कि ये पूछ रहे हैं, तो मैंने बताया ना, लोगों ने हाँ, कहा बस सारे बाहर के ही हैं, इंडिया का कोई नहीं है। तो इंडिया कहते हैं खाली इंडिया का ही है, बाहर का कहीं नहीं है। तो कुल मिला के समझ में आया, करो जो समझ में आ कर सकते हो। यही कोलगेट कंपनी ने कहा था, आहा इसका स्वाद कितना मीठा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और उसी कोलगेट के ऊपर अमेरिका में लिखा हुआ है कि अगर मटर के दाने के जितना कोई टूथपेस्ट खा लो तो तुरंत डॉक्टर से मिलो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। समझ में आया सर? वही कोलगेट कंपनी यहाँ पे कहती है, आहा कितना मीठा है, बच्चों को इसका स्वाद कितना भाता है। 1978 में ऐड था उसका ये। और आप क्या आज भी ईंट से करते हो, क्या बबूल से करते हो, क्या चारकोल से करते हो? हमारा देखो कितना महीन है, दांतों की सुरक्षा बनाए रखता है। ये 32 सुरक्षा कवच का चक्र